वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेई मेंस के प्रैक्टिस सेशन। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द एसएससी जेई मेंस, जहां पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वैसे ही क्वेश्चंस को इन प्रैक्टिस सेशंस में रखा गया है। द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो थोड़े बहुत गेट और ईएसी लेवल तक जा सकते हैं। सो सिमिलर मैनर में क्वेश्चंस रखे गए हैं सो दैट यू प्रैक्टिस बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस सेशन में जो आपको बातें ध्यान रखना है वो ये कि जो ये सेशंस आप यहां पर देख रहे हैं, ऐसे ही सेशंस का एक कंप्लीट डेडिकेटेड बैच बना हुआ है फॉर एसएससी जी मेंस 2023। 15 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आपको आपके सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन के लिए लेक्चर्स मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है आपको, प्रैक्टिस सेशंस भी इंक्लूडेड है इसी के अंदर, और साथ में इन्हीं सबके पीडीएफ डाउनलोडेबल नोट्स। तो आप इस सेशन में, इस बैच में अपने आप को एनरोल करिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द पार्ट। हमारा अगला लेक्चर नंबर 8 होने वाला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर पोल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, which of the following parameters are employed in the design of trickling filter? Some questions will be there of the treatment of wastewater also. तो इनमें से कौन से पैरामीटर डिजाइन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोलिक लोडिंग रेट विच इज रेफर्ड एज HLR की बात चल रही है, और HLR जब जब बढ़ता है तो रेट ऑफ रिमूवल क्या होगा? रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, ठीक है। सिर्फ रेट ऑफ रिमूवल बढ़ता है एचएलआर के बढ़ने से। और एचएलआर जो है वो कब होता है? जब हम एचएलआर कैसे बढ़ा, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट कैसे बढ़ा सकते हैं? तो वो बढ़ा सकते हैं ड्यूरिंग रीसर्क्यूलेशन। कब बढ़ा सकते हैं? ड्यूरिंग रीसर्क्यूलेशन। तो एचएलआर जरूर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, कितने अमाउंट का हमारे पास हमारे सिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर एंटर कर रहा है, कितना बीओडी एंटर कर रहा है। तो ओएलआर जितना ज्यादा हो जाएगा, हमारा जो रिमूवल है ऑर्गेनिक मैटर का उतने कम हो जाएगा। सो एफिशिएंसी ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल, रेट ऑफ रिमूवल की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज होना चालू हो जाए, और डिक्रीज होना चालू हो जाता है इसी को बेहतर करने के लिए कि भाई हमारा रेट ऑफ रिमूवल कम ना हो। इसीलिए हम ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी कम करने के लिए एचएलआर बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो ये दिस इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। डिटेंशन टाइम का यहां पर कोई मतलब नहीं होता। हाँ, ये जरूर मतलब होता है कि यहां पर कॉन्टेक्ट बिटवीन ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा होगा, हमारे पास उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर उतनी ही ज्यादा निकल कर आएगी। तो ऐसे केस में डिटेंशन टाइम वर्ड यूज नहीं होता, बट यस कॉन्टेक्ट बिटवीन दी ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एम्प्लॉयड हियर। तो डिटेंशन टाइम यहां पर कोई रोल नहीं प्ले नहीं करता। वियर लोडिंग रेट तब प्ले करता है रोल जब हमारे पास कोई टैंक हो, सेडिमेंटेशन टैंक, जिसके अंदर पानी फिल किया गया और पानी वहां से बाहर आ रहा हो फिल्टर होकर, मतलब सेडिमेंटेशन होने के बाद। तो यहां पर ऐसा कोई रोल नहीं है। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन विल नॉट बी द करेक्ट, ओनली 1 एंड 2 आर गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। तो सिर्फ 1 और 2 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे, व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्लांट साइज? प्लांट साइज की बात चल रही है, मतलब कि सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर सेडिमेंटेशन। स्क्वायर सेडिमेंटेशन मतलब हमारे पास लेंथ इक्वल टू विड्थ हो जाएगी। एज द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इन सीवेज ट्रीटमेंट, गिवन दैट इट्स इफेक्टिव डेप्थ इज 3 मीटर, डेप्थ दे रखी 3 मीटर की, एंड दी फ्लो रेट इज 40 mld विथ एडमिसेबल सरफेस लोडिंग ऑफ दिस मच। सरफेस एरिया पूछा है। देखो सिंपल सा फंडा है, सरफेस एरिया जब भी ऐसे टैंक, सेडिमेंट टैंक का सरफेस एरिया निकालना हो तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप जो भी आपका डिजाइन डिस्चार्ज दे रखा हो डिवाइडेड बाय जो सरफेस लोडिंग रेट हो आपके पास, आप उससे डिवाइड कर दो। सरफेस लोडिंग रेट, तो ये निकल कर आएगा 40 × 10⁶
लीटर्स पर डे के बराबर, मिलियन लीटर्स पर डे लिखा है तो हमने 40 लीटर्स 40 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे मेंशन कर लिया। हाइड्रोलिक सॉरी सरफेस लोडिंग रेट है हमारे पास 1 इंटू 10⁵, 1 इंटू 10⁵ लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे के बराबर। तो डे से डे गया, लीटर से लीटर गया, मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, ये बनेगा 10, तो 400 मीटर स्क्वायर के बराबर एरिया है। अब इन्होंने एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर दे ही नहीं रखा है, 15 15 225 30 900 हमारे पास 23.5 दिस इज गोइंग टू बी नियर अबाउट हमारे पास 700 600 के बाद वैल्यू आएगी और 220 इंटू 20 400 आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, 20 मीटर बाय 20 मीटर हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज द प्रिंसिपल गैसेस, कौन सी गैसेज है प्रिंसिपल बाय प्रोडक्ट है किसका, एन एरोबिक डिकम्पोजिशन का ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट इन वेस्ट वाटर। तो ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हमारे पास डिकम्पोजिशन रिलीज होती है, मोस्टली कहां से होगी, मोस्टली बाय कंबशन प्रोसेस। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ अमोनिया बिल्कुल रिलीज होती है, H2S बिल्कुल रिलीज होती है, मीथेन बिल्कुल रिलीज होती है, दीज आर इन माइनर क्वांटिटी, ये रिलीज होती है लेकिन माइनर क्वांटिटी में रिलीज होती है। और वहीं पर इफ यू टॉक अबाउट मीथेन, तो मीथेन हमारे पास एक मेजर गैस है, मेजर गैस ऑफ एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। तो ऐसे में डी वुड बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, नॉन डिस्पोजेबल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज द स्प्रेड ऑफ। नॉन डिस्पोजल की बात चल रही है, डिस्पोज कर देंगे तो कम्युनिटी से बाहर हो जाएगा, नहीं डिस्पोज कर रहे हैं तो मतलब हमारे पास मींस किसकी बात चल रही, मींस स्प्रेड इन कम्युनिटी, स्प्रेड इन कम्युनिटी में फैला पड़ा हुआ है। ठीक है, और ऐसी वजह से क्या बीमारी हो सकती है, तो मलेरिया हमारे पास किसकी वजह से होती है, एक फीमेल एनोफिलिस की वजह से होती है, लेकिन कैरियर कौन है इसका, मॉस्किटो कैरियर है, मॉस्किटो इज अ कैरियर ऑफ दिस डिजीज। और मॉस्किटो कैरियर है यहां पर, और मॉस्किटो किस पे ब्रीड करता है, ब्रीड्स ऑन वाटर या वेस्ट वाटर कह लो, वेस्ट वाटर। तो ये हमारे लिए तो सही ऑप्शन नहीं हो सकता। टाइफाइड और डिसेंट्री की बात करें तो ये होगी हमारे पास वाटरबोर्न डिजीज। वाटरबोर्न डिजीज मतलब ऐसे पानी कंजम्पशन कर लेने से जो कि जिनके अंदर ऐसे कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हो जिनसे बीमारी हो सकती है, तो वो हमारे लिए सॉलिड वेस्ट से रिलेट नहीं करता है। रोडेंट्स रिलेटेड प्लेग है हमारे पास, रोडेंट्स जो होते हैं दिस आर बेसिकली दी माउस, आप बात कर लो माउस या रैट की बात कर लो, जो कि किस पर फीड करते हैं अपने आप को, सॉलिड वेस्ट पर फीड करते हैं। और सॉलिड वेस्ट पे फीड करते हैं तो ये कंटिन्यूसली उस जगह से जो है वो गंदगी कैरी कराकर कम्युनिटी में पहुंचा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, रोडेंट्स रिलेटेड प्लेग। अगला सवाल पूछा है, द टिपिकल डेंसिटी इन केजी पर क्यूबिक मीटर इन सीतू ऑफ वेल कॉम्पैक्टेड, किसकी पूछा है, डेंसिटी पूछा है, केजी पर मीटर क्यूब में ऑफ वेल कॉम्पैक्टेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन लैंडफिल पूछा है, किस में होगा। तो देखो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है जब ये सोर्स से जनरेट होता है तो सोर्स में ये गार्बेज के रूप में होगा, सोर्स में ही ये जो है वो रबिश के रूप में होगा, और सोर्स की जगह से ही ये हमारे पास जनरेट होगा इन दी फॉर्म ऑफ, बात कर लेते हैं एशेस के रूप में। जब गार्बेज के रूप में जनरेट होता है तो इसकी डेंसिटी होती है लगभग 400 से 900 केजी पर मीटर क्यूब। रबिश की डेंसिटी होती है लगभग 50 से 450 केजी पर मीटर क्यूब।
और एशेस की डेंसिटी होती है लगभग 700 से 900 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन ये सब क्या है, नॉट वेल कॉम्पैक्टेड, ये वेल कॉम्पैक्टेड नहीं होते। इन्हें तो फिर हम जब लैंडफिल में फिल करते हैं और कॉम्पैक्शन कराते हैं ऐसा, तो हमारे पास इनको लैंडफिल में डालने के बाद, इनको कॉम्पैक्ट कराने के बाद जो इनकी डेंसिटी निकल कर आती है, द डेंसिटी इज नियर अबाउट हमारे पास 900 से 1100 kg पर मीटर क्यूब के लगभग चली जाती है। ये वेल कॉम्पैक्टेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो है वो डेंसिटी का रेंज है। तो इतना कम हो नहीं सकता, ये हो नहीं पाएगा, ये हो नहीं पाएगा। आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 900 से 1100 kg पर मीटर क्यूब। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड एज लैंडफिल सीलेंट्स? इनमें से कौन सा मटेरियल लैंडफिल सीलेंट के रूप में यूज होगा फॉर द कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेट मूवमेंट? तो हमें कौन सा मटेरियल सीलेंट के रूप में यूज करना है, किसके लिए? कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेट मूवमेंट। तो इसका मतलब ना तो कोई सब्सटेंस ऊपर जाना चाहिए हवा में, और ना कोई सब्सटेंस जमीन के अंदर एंटर करना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट सैंड, तो सैंड हमारे पास एक पोरस मीडियम है, तो पोरस मीडियम में तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इफ यू टॉक अबाउट दी फ्लाई ऐश, तो फ्लाई ऐश इज अगेन गोइंग टू बी पोरस, हमारे पास इसके लिए भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लाइम की बात करने जाएंगे तो लाइम इज गोइंग टू शो क्रैक्स, अगर पानी मिला के लगा भी दिया तो ये भी ऑप्शन नहीं बनता। बेंटोनाइट हमारे पास एक क्ले की वो वेराइटी है विच इज वेरी फाइन, और वेरी फाइन, और यही हमारे पास जो है वो एक अच्छा कोर के रूप में यूज होता है कई सारे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर, कई सारे कंडीशंस में। तो ये हमारे पास किसी भी तरह के लिक्विड मूवमेंट को रोक सकता है। स्टॉप्स लिक्विड मूवमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। ब्यूटाइल रबर है, अपने आप में ये एक बेहतर ऑप्शन निकल कर आएगा। इसके अलावा और भी होते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे और देखना चाहे तो जैसे कि विनाइल क्लोराइड हो गया, विनाइल और ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। साथ में आप चाहो तो आप बिटुमिन की बात कर लो, आप बिटुमिन से भी कर सकते हो या एस्फाल्ट से भी कर सकते हो सीलेंट का काम, या फिर आप मड से भी कर सकते हो सीलेंट का काम। कई सारे ऑप्शन है, तो वो होना चाहिए जो एक्चुअली में सीलिंग का काम करा सके। तो आंसर क्या होना चाहिए? 3 and 5 शुड बी द करेक्ट आंसर, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है कि इनमें से सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के अलग अलग मेथड्स हैं और टर्म्स पर्टेनिंग टू दी मेथड्स, इन मेथड से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में सोचने की जरूरत है। तो यहां पर जरा देखते हैं, इंसिनरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को जलाकर खत्म करना हमारे पास कहलाता है इंसिनरेशन। और ये इंसिनरेशन हमारे पास सिर्फ ऐसे मटेरियल के लिए हो सकता है जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, ठीक है। तो रिक्वायर्स प्री सोर्टिंग, ग्राइंडिंग एंड टर्निंग, नहीं जरूरत है। लिमिटेड टू स्पेशल वेस्ट एंड सिलेक्टेड मटेरियल कह सकते हैं। हाई ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी हो सकता है। पहले वाले के लिए दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, पहले वाले के लिए दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। ट्रैक्टर के इंसिनरेशन में कोई जरूरत नहीं, और रेट एंड फ्लाई ब्रीडिंग कोई मतलब नहीं है। तो ए के लिए 2 और 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। पहला वाला बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, तो इसे हटा ही दो। अब जब पहला वाला सही हो ही नहीं सकता हमारे पास, अब बच रहे हैं कौन से ऑप्शन? 5 और 4 बच रहा है बी के लिए। बी के लिए 5 और 4 बच रहा है। सैनिटरी लैंडफिल की बात करते हैं, तो सैनिटरी लैंडफिल के अंदर हम ऊपर से सिलेंट लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। सैनिटरी लैंडफिल करेंगे कैसे? आइदर दैट कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर, और हमारे पास जो फ्लाई ब्रीडिंग है, कहीं पर मक्खियां मच्छर बैठ रहे हैं तो ये पानी के ऊपर भी बैठ सकते हैं। लेकिन ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग के तौर पर ये वाला ऑप्शन भी लेके चलते हैं कि बी के लिए 4 और 5 सही हो सकता है। तो ठीक है, बी के लिए 4 और 5 सही है। वी स्टिल हैव हमारे पास और ऑप्शन क्या क्या बच रहे हैं? अभी 3 ऑप्शन बच रहे हैं, ए, सी और डी। अब आगे बात करते हैं सी वाले ऑप्शन पे, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में पहली बात तो ये, ना तो कोई हमारे पास ट्रैक्टर की जरूरत पड़ रही है,
ना वहां पर कोई फ्लाई ब्रीडिंग होगी क्योंकि उसे हम ऊपर से कवर करेंगे, ना उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई है। हाँ, चीजों को आपको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, टर्निंग करनी पड़ेगी, तब जाकर वो हमारा जो फाइनल बेस्ट फाइनल प्रोडक्ट है वो एक मैन्योर के रूप में कन्वर्ट हो पाए। तो ऐसे में सी के लिए गारंटी से आंसर 1 ही हो सकता है, और सी के लिए आंसर गारंटी से 1 है, तो फिर बी के लिए विल हैव टू गो विद द फोर्थ ऑप्शन ट्रैक्टर। ए के लिए विल हैव टू गो विद द ऑप्शन हाई ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, सेल्वेज बाय सॉर्टिंग। तो सेल्वेज बाय सॉर्टिंग के अंदर हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, हम किसी चीज को इकट्ठा कर सॉर्टिंग करके अलग अलग करके हम उसे उसमें से भी कुछ वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। सो लिमिटेड टू स्पेशल वेस्ट एंड सिलेक्टेड मटेरियल जिनके अंदर ये काम किया जा सकता है, तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। डी के लिए 2 से हो जाना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। सी हमारा सही आंसर निकल कर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सी बाय एन रेशियो इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो, हमारे पास जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में कार्बन और नाइट्रोजन चीजों को डिकम्पोज किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन का इस्तेमाल करता है अपने आप को एनर्जी देने के लिए, और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है अपने सेल्स को बिल्डअप करने के लिए। दोनों में से कोई भी कम ज्यादा हुआ तो हमारी डिकम्पोजिशन प्रोसेस अफेक्ट हो सकती है। लोअर इनिशियल सी बाय एन रेशियो, लोअर इनिशियल सी बाय एन रेशियो का मतलब होता है यहां पर कि आपके पास सी की मात्रा कम है और नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है। लीड्स टू लॉस ऑफ नाइट्रोजन, लीड्स टू लॉस ऑफ नाइट्रोजन, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा है तो नाइट्रोजन का लॉस नहीं होगा। एंड स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ये वाली बात गलत है। ठीक है, डिकम्पोजिशन का रेट स्लो जरूर होगा क्योंकि कार्बन की मात्रा कम है, लेकिन लॉस ऑफ नाइट्रोजन की बात गलत है यहां पर। हायर इनिशियल सी बाय एन रेशियो लीड्स टू सेल डिस्ट्रक्शन, क्योंकि सी बाय एन रेशियो हायर है तो सी की मात्रा ज्यादा है, नाइट्रोजन की मात्रा कम है, तो नाइट्रोजन कम है तो सेल प्रॉपरली बन नहीं पाएंगे, तो लीड्स टू सेल डिस्ट्रक्शन टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ये वाली बात सही है। ठीक है, हायर इनिशियल सी बाय एन रेशियो लीड्स टू लोअर कंजर्वेशन ऑफ नाइट्रोजन इन दी फिनिश कंपोज, बात सही है। हायर सी बाय एन रेशियो है तो सी ज्यादा है, एन कम है, तो फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वेस्ट की, उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कम देखने को मिलेगी, बात सही है। एन इनिशियल सी बाय एन रेशियो ऑफ 30 to 50 इज ऑप्टिमल फॉर कंपोस्टिंग, ये वाली बात सही है। कार्बन की मात्रा नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा तो होती ही है हमेशा, 30 से 50 गुना ज्यादा हुई तो ये सबसे बेस्ट कंडीशन बनती है कंपोस्टिंग के लिए, तो बात ये तीनों सही है। पूछा क्या है यहां पर, स्टेटमेंट रिलेटेड टू सी बाय एन रेशियो इज नॉट करेक्ट। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, इन अ सैनिटरी लैंडफिल, इन अ सैनिटरी लैंडफिल डीकंपोजिशन एंड केमिकल चेंजेस विद इन ऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है, डीकंपोजिशन और केमिकल चेंजेस की बात चल रही है ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट के अंदर ही। गोज ऑन कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस विद इन लैंडफिल कैन बी। ठीक है, तो अंदर ही अंदर क्या हो सकता है, टेम्परेचर चेंज विद इन द लैंडफिल, क्या ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास जब भी कोई डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा तो डिकम्पोजिशन के अंदर डिकम्पोजिशन प्रोसेस के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विल बी यूटिलाइज्ड, मॉइस्चर यूटिलाइजेशन, गैसेस प्रोडक्शन, तो इन सब कामों के अंदर टेम्परेचर में चेंज आ सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन ऑफ गैसेस लाइक H2S, CO2, CH4, CO, CO का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, बट यस इट कैन बी द केस, बिल्कुल हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस, कुछ मात्रा तक बिल्कुल कहे जा सकते हैं कि हमारे पास इट कैन लीड टू, कैन लीड टू, क्यों कैन लीड टू, क्योंकि अगर एक लिमिट तक हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता रहा तो होता रहा, ये ग्रो करते हुए चले जाएंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन अगर खत्म होना चालू हुआ तो दे कैन बी कंप्लीटली
डिस्ट्रॉयड। तो ये भी हमारे पास जो है वो समय के साथ देखने को मिल सकता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रोडक्शन ऑफ अदर गैसेज लाइक SO2 NO2 ये वाली चीज नहीं हो सकती। क्यों? इसके लिए फ्यूल बर्न होता है, इसके लिए फ्यूल इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पर हमने कोई फ्यूल की बात नहीं करी, और नहीं करी है तो यहां पर ये वाली गैसेस नहीं बनेंगी। तो आंसर जो है वो 1 2 3 हो जाना चाहिए। बी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल बनता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इनमें से कौन सी मेथड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंजर्व्स एनर्जी मोस्ट एफिशिएंटली इन द फॉर्म ऑफ गैस और ऑयल। अच्छा ठीक है। तो इंसिनरेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो ओपन एटमॉस्फेयर में होता है, O2 का सप्लाई होता है, O2 का सप्लाई होता है। तो यहां पर जो कंबशन प्रोसेस है उसमें हमारे पास कोई रिकवरी नहीं होती एक्सेप्ट फॉर दी हीट। तो ये बात सही है। तो यहां पर कोई गैस और ऑयल तो नहीं मिलता, क्योंकि ओपन कंडीशन में हो रहा है, तो कोई भी चीज हम रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। कंपोस्टिंग में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है मेन्योर, और उस टाइम पे हमारे पास कोई गैस या ऑयल रिलीज नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। फ्लूइडाइज बेड इंसिनरेशन, तो फ्लूइडाइज बेड इंसिनरेशन के अंदर कंडीशन है कि हम यहां पर हमारे बेड के ऊपर से हमारे अलग अलग तरह के मटेरियल को पास कराते हैं, सो दैट इंप्यूरिटी कैन बी कंप्लीटली रिकवर्ड। तो हमारे पास उससे भी कोई गैस और ऑयल रिलीज नहीं होगा। पायरोलिसिस में सोचा जा सकता है, बिकॉज पायरोलिसिस क्या है, क्लोज चेंबर में होता है। तो क्लोज चेंबर में से क्या क्या होगा, जब भी कोई चीज जलेगी तो गैसेज रिलीज होंगी, चीजें जलेंगी। अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है तो ऐसे केस में हमारे पास कुछ ऑयल रिलीज होना चालू हो जाएंगे, जिस चीज का मटेरियल हमारे पास जलाया जा रहा है उसमें से। और आखिरी में हमारे पास कुछ सॉलिड कंटेंट बचेगा, विच इज बेसिकली चारकोल। बात सही है। और गैसेज हमारे पास जरूर रिलीज होगी, जैसे कि मीथेन एक्सेट्रा। तो ये वाली गैसेज रिलीज हो रही होंगी। यहां पर पायरोलिसिस कैन बी टेकन एज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर हमारे पास इसका रिलीजन बिल्कुल हो सकता है। अगला सवाल पूछा है A solid waste sample has been segregated and one of the components has been subjected to elemental analysis। ठीक है, सेग्रीगेट कर लिया है, अलग अलग तरह का हमारे पास जो है वो सॉलिड वेस्ट है। वन ऑफ द कंपोनेंट हैज बीन सब्जेक्टेड टू एलिमेंटल एनालिसिस। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस इन परसेंट बाय मास रिवील्ड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। व्हाट इज द लाइकली वेस्ट कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो यहां पर फूड वेस्ट की बात करते हैं। तो फूड वेस्ट में बात सही है, कार्बन की मात्रा थोड़ी कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। और साथ में हमारे पास यहां पर बात करें तो कार्बन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। ये हमारे पास हमारे फूड वेस्ट की कहानी है। ठीक है, When it comes to the paper and cardboard waste, तो यहां पर थोड़ा सा हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी, कार्बन की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी हमारे पास, हाइड्रोजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। When it comes to the case of plastic waste, तो प्लास्टिक वेस्ट में कार्बन की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेदर वेस्ट में कार्बन की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, हाइड्रोजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन परसेंटेज विल अगेन गो डाउन। तो अब यहां पर देखने को क्या मिल रहा है कि यहां पर कार्बन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट, लेदर वेस्ट में कार्बन बहुत ज्यादा चाहिए, तो प्लास्टिक वेस्ट और लेदर वेस्ट में कार्बन बहुत ज्यादा चाहिए मतलब होता है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यहां पर ऑक्सीजन रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास ये प्लास्टिक वेस्ट और लेदर वेस्ट हो नहीं सकता। फूड वेस्ट में कार्बन की मात्रा भी अच्छी होती है, ऑक्सीजन भी अच्छा होता है, हाइड्रोजन भी अच्छा होता है। हाइड्रोजन की मात्रा थोड़ी और ज्यादा होती है बिकॉज इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन इट। तो ऐसे में ये वाला आंसर भी हो नहीं सकता।
व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ ऑप्शन लास्ट वन, पेपर एंड कार्डबोर्ड वेस्ट, तो इट इज रिलेटिवली इजियर टू जज। कार्बन की मात्रा थोड़ी कम है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन की मात्रा थोड़ी कम ही है, तो ऐसे में हमारे पास पेपर एंड कार्डबोर्ड वेस्ट के लिए दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर निकल कर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन ड्यू टू लैंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट? तो प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, कौन से वाटर पोल्यूशन की बात कर रही है? अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन की बात कर रही है। अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन पूछा जा रहा है कि क्या चीजें हेल्प कर सकती है। तो प्रॉपर कंसोलिडेशन ऑफ वेस्ट टू रिड्यूस पोर स्पेस एंड परमेबिलिटी, ये वाली बात सही है कि ये हमें चाहिए। यस, इट इज नीडेड। तो प्रॉपर कंसोलिडेशन से हमारे पास इज बेटर ऑप्शन। हम हमारे सॉलिड वेस्ट में पोर स्पेसेस कम करके, परमेबिलिटी कम करके, हम उसके थ्रू पानी को पहुंचाकर या उसके अंदर के मॉइस्चर को बाहर निकलने से रोके, हमारे पास ये वाली कंडीशन सही बैठती है। डिस्पोजल ओवर इम्परवियस स्ट्रेटा, अगर इम्परवियस स्ट्रेटा रहा तो हमारे पास नो लीचेट। सॉइल के अंदर कोई लीचेट का मूवमेंट नहीं होगा तो वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, ये वाली बात भी सही है। लेयर ऑफ इम्परवियस सॉइल ऑन द टॉप एंड द साइड्स ऑफ द डिपोजिटेड सॉलिड वेस्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर लेयर ऑफ इम्परवियस सॉइल बिछाते हैं तो नो वाटर इन सेल, सेल के अंदर कोई पानी नहीं जाएगा, एंड नो वाटर आउट फ्रॉम सेल, सेल से कोई पानी बाहर नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो हमारे पास जो वेस्ट है, वो वेस्ट की वजह से जो पोल्यूशन हो सकता है वो पानी के अंदर नहीं पहुंचेगा। तो ये वाली बात भी सही है। ऑल ऑफ द थ्री शुड बी करेक्ट। आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? इसका सी आंसर सही निकल कर आना चाहिए। अगली बात करते हैं, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सर्टेन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट विद द फॉलोइंग कंपोजिशन विल बी। इस फॉलोइंग कंपोजिशन में मॉइस्चर कंटेंट क्या होना चाहिए? ठीक है, बात करते हैं, फूड वेस्ट है, पेपर है, यार्ड वेस्ट है और अदर्स है, और वेट परसेंटेज वेट दे रखा है। मतलब जब ये गीला होता है, जब ड्राई हो जाता है तो फिर ये दे रखा है। जब ये गीला होता है मतलब ये हमारे नेचुरल स्टेट में है, मतलब ये ओरिजिनल कंडीशन में है, ओरिजिनल कंडीशन में है। तो ओरिजिनल कंडीशन में टोटल वेट कितना बन रहा है? 30 और 30 60 70 80 90 100, ये बन रहा है, मान लेते हैं 100 ग्राम के बराबर। और जब हमने इसको क्या करा है? ड्राई करा दिया, मॉइस्चर इसमें रिमूव करा दिया, तो ड्राई का वेट कितना आ रहा है? 3 40 50 60 63 ग्राम। तो मॉइस्चर कंटेंट पूछा है परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज मॉइस्चर, तो ये बनेगा वेट माइनस ड्राई बाय वेट। तो हमारे पास वेट माइनस ड्राई में से क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर कंटेंट बचेगा। तो कितना आ जाएगा ये? तो ये है वेट 100 माइनस 63 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कम्स आउट टू बी 37% के बराबर। तो मॉइस्चर कंटेंट कितना है इसके अंदर? 37% के बराबर वुड कम आउट टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट यूटिलाइजेशन इज अचीव्ड बाय। जब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वेस्ट को फिर से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? तो वेस्ट को रीयूटिलाइज करने के लिए व्हाट इज टू बी डन इज, देखो आपके पास यहां पर सबसे पहले तो आपको रिकवर करने की जरूरत है। ठीक है, ये बात सही है। डायरेक्टली आप रीयूज नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली रीयूज नहीं कर सकते तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है रिकवर करने की बात। रिकवर तो कर लिया, लेकिन रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन मतलब वापस उसे ओरिजिनल स्टेट में बना देना,
ये पॉसिबल नहीं है। आपने कहीं से गंदगी निकाल तो ली, उसे ओरिजिनल स्टेट में वापस ला देना ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले उसकी रीसाइक्लिंग करनी पड़ेगी। तो रीसाइक्लिंग करनी पड़ेगी, आप उसे फिर से उस स्टेट में लेकर आओगे जिससे कुछ नई चीज बनाई जा सके, और फिर आप नया चीज बनाकर रिप्रोड्यूस मतलब रिप्रोडक्शन की स्टेज पर चले जाओगे। तो ये वाली बात यहां पर सही निकल कर आ जाती है। आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी। हमारे पास द वेस्ट यूटिलाइजेशन इज बेसिकली गिवन बाय 3 R's विद R रेफर्स टू रिकवर, रिसाइकलिंग एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पूछा है हमसे, लिस्ट 1 में पोल्यूटेंट्स हैं और लिस्ट 2 में उनका द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला इफेक्ट है। तो बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। जब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड ना तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, ना एसिड रेन क्रिएट करता है। हाँ, ये एक एस्फिक्सिएंट जरूर है, सफोकेटिंग है, एस्फिक्सिएंट है। ठीक है, तो ये जो है ये ब्लड के अंदर मिलके इंसान को जो है वो साइलेंट किलिंग की कंडीशन प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एक्यूट टॉक्सिसिटी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ CO2, तो CO2 ओजोन लिबरेशन एट द ग्राउंड लेवल, CO2 का कोई मतलब नहीं है। एसिड रेन से CO2 कोई मतलब नहीं है। CO2 कैन ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस, जो कि हमारे पास CO2 एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। CO2 एक मेजर गैस है। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ SO2 एंड NOx, तो NOx का हमारे पास ओजोन लिबरेशन एट ग्राउंड लेवल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फोटोकेमिकल रिएक्शन के टाइम पर ओजोन के लिबरेशन में। तो इसका आंसर 4 हो जाना चाहिए। और SO2 आप जानते ही हैं कि जब ये वेपर के साथ मिलेगा तो ये एसिड रेन क्रिएट कराता है, विच इज बीइंग रेफर्ड एज H2SO4। तो ये वाली बात सही है। ए का आंसर 3 होना चाहिए। अगर ए का आंसर 3 है तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। बी का आंसर 1 होना चाहिए, तो फिर ये कॉम्बिनेशन यहां पर बनता है। सी का 2 और डी का 4 होना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन यहां बनता है। एंड दिस इज ओनली द करेक्ट आंसर दैट वी कैन हैव। आंसर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू। तो रिंगलमैन स्केल को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? रिंगलमैन चार्ट कहो या स्केल कहो, ये ग्रेट डेंसिटी ऑफ स्मोक बताता है। और साथ में जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल डॉप्सन यूनिट, तो डॉप्सन यूनिट के बारे में भी सुना होगा आपने। ये बेसिकली क्या बताता है? ओजोन, ओजोन डिटेक्शन या ओजोन मेजर करता है। ओजोन मेजरमेंट होता है। अच्छा, हमारे पास जब हमें क्लाउड्स क्लाउड्स का हमें मेजरमेंट करना हो, डेंसिटी ऑफ क्लाउड बताना हो, तो हम यूज कौन सी यूनिट करते हैं? ऑक्टा। ठीक है, क्लाउड्स डेंसिटी। ठीक है, तो ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इक्विपमेंट दे रखे हैं और इक्विपमेंट से किस तरह का पोल्यूटेंट रिमूव किया जाता है ये हमें बताने की जरूरत है। ठीक है, बात करते हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोन्स, वेट स्क्रबर्स, तो इनके बारे में इतना हमें समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इतने बारीक पार्टिकल को रिमूव करता है विच आर लेस देन 1, या फिर इनकी साइज जो है वो 1 माइक्रोमीटर की रेंज तक जा सकती है। और उन पार्टिकल्स को बेसिकली इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि इन्हें हमें किसी भी तरीके से रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वी बेसिकली प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर देम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रेसिपिटेटर के द्वारा देना, और उसकी वजह से हम फाइन डस्ट के पार्टिकल को रिमूव करा पाते हैं। तो ये हमारे लिए ए के लिए 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से कोर्स पार्टिकल नहीं निकालते क्योंकि इनको और भी आसान तरीकों से निकाला जा सकता है, इसलिए इसका एम्प्लॉयमेंट नहीं करते। गैसेस जिसके द्वारा निकाली नहीं जा सकती, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। साइक्लोन्स हमारे पास होते हैं विच आर बीइंग रेफर्ड एज, हमारे लिए हमारे कह सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल साइक्लोन्स होते हैं हमारे पास, या साइक्लोन प्रेसिपिटेटर्स होते हैं हमारे पास,
वो कोर्स पार्टिकल को रिमूव करा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ, हमारे पास हम अगर बात करें एड्सॉर्बर की, तो एड्सॉर्बर्स जो होते हैं वो हमारे पास कई तरह के एड्सॉर्बर्स होते हैं जिनके अंदर पैलेडियम वेनेडियम लगे होते हैं, जो अलग अलग तरह के किसी भी एग्जॉस्ट से निकलने वाले पोल्यूटेंट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, तो वो एड्सॉर्बर जनरली कहलाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी रिमूव्ड बाय द हेल्प ऑफ द एड्सॉर्बर। वेट स्क्रबर हमारे पास हमारे एयर पोल्यूटेंट के साथ में अगर कोई गैसेस भी हैं तो वो भी हमारे पास वेट स्क्रबर से रिमूव हो जाती है। तो अगर हम बात करें व्हाट आंसर शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, तो हमारे पास यहां पर ए के लिए 2 शुड बी द करेक्ट वन, तो ये गलत हो जाएंगे, और बी के लिए 1 शुड बी द करेक्ट वन, तो ये दोनों सही बैठ रहे हैं। वेट स्क्रबर से हम गैसेस रिमूव कर लें और एड्सॉर्बर से हम सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव कर लें, तो ये भी हमारा काम हो सकता है। सी के लिए 3 और डी के लिए 4, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, बी आंसर सही होना चाहिए, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अलग अलग तरह के एयर पोल्यूटेंट दे रखे हैं और इनका एनवायरमेंटल इफेक्ट दे रखा है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ द लिविंग बींग्स कौन कॉज कराता है? रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कराता है कौन? हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, SOx की बात चल रही है, तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की बात है। when you talk about the chemical reaction with hemoglobin in blood, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। रिडक्शन इन विजिबिलिटी एंड एरो एलर्जेंस कैरियर, तो ये कौन कराते हैं? ये कराते हैं पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की वजह से हमारे पास ऐसी कंडीशन बनती है। बहुत ज्यादा धूल उड़ेगी तो दिखना थोड़ा कम हो जाएगा, और ये अगर जैसे हमारे पास लंग्स में जाएंगे तो दे आर गोइंग टू कॉज हमारे पास एलो एलर्जी, मतलब जो है वो एलर्जीज क्रिएट करना चालू कर रहे हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग इन एटमॉस्फेयर, तो फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? हमारे पास हमारा हाइड्रोकार्बन एंड NOx, इन दोनों की रिएक्टिविटी, इन दोनों का मात्रा सही मात्रा में होगी, सनलाइट का प्रेजेंस होगा, तो फोटोकेमिकल स्मॉग हमारे पास क्रिएट होगा। तो आंसर देखते हैं, क्या हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन है? बिल्कुल है। ए के लिए 2 शुड बी द करेक्ट आंसर, पार्टिकुलेट मैटर के लिए 3 शुड बी द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो 2 3 4 2 3 4 कहीं पर दिखाई दे रहा है, ये रहा 2 3 4 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और आखिरी में इसको रिलेट कर रहे हैं हम किससे? इसको रिलेट कर रहे हैं पहले वाले से, तो आंसर बन जाएगा डी का फर्स्ट, सी शुड बी द करेक्ट आंसर, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लूम बिहेवियर्स अकर व्हेन द एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन बिगिंस फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड कंटिन्यूज। देखो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि अलग अलग तरह का प्लूम बिहेवियर बनता है। एक ध्यान रखना है आपके पास, LNC, L रेफर्स टू लूपिंग, N रेफर्स टू न्यूट्रल, और C रेफर्स टू कोनिंग। ये तीनों कंडीशन तब बनती है जब हमारे पास कोई इन्वर्जन नहीं होता। क्या नहीं होता? नो इन्वर्जन। जब हमारे पास हमारा ELR ALR से ज्यादा होता है और सुपर एडियाबेटिक कंडीशन बनती है, तब हमारे पास लूपिंग प्लूम बनता है। न्यूट्रल कंडीशन में हमारा ELR जो ELR है वो ALR के बराबर हो जाता है, और यहां पर इसे न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा धुआं वर्टिकली ऊपर उठता है। कोनिंग प्लूम के अंदर कंडीशन ये बनती है कि जब आपका ELR आपके ALR से छोटा हो जाता है, द कंडीशन इज सब एडियाबेटिक। सब एडियाबेटिक कंडीशन में आपके पास यहां पर नो इन्वर्जन की कंडीशन के साथ ये तीन तरह के हमारे पास प्लूम बिहेवियर बनते हैं। और प्लूम बिहेवियर को अगर हम बात करें तो द नेक्स्ट प्लूम बिहेवियर दैट वी हैव इज FLFT। क्या ध्यान रखना है? FLFT। T रेफर्स टू ट्रैपिंग। तो ट्रैपिंग में क्या होता है? ट्रैपिंग में होता है हमारे पास कि हमारा जो बिहेवियर है, प्लूम ट्रैप हो जाता है। प्लूम ट्रैप्स बिटवीन
बिटवीन टू इन्वर्जन लेयर्स, टू इन्वर्जन लेयर्स, ये हमारे किसकी कंडीशन है, हमारे ट्रैपिंग की कंडीशन है। F रेफर्स टू, L रेफर्स टू, F रेफर्स टू, F रेफर्स टू हमारे पास कंडीशन है फैनिंग की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, फैनिंग की कंडीशन है। L रेफर्स टू कह सकते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है वो है लॉफ्टिंग कंडीशन। F रेफर्स टू फ्यूमिगेटिंग कंडीशन। फैनिंग के अंदर होता क्या है कि हमारे पास इन्वर्जन चालू हो जाता है, इन्वर्जन फ्रॉम ग्राउंड लेवल, फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ही इन्वर्जन चालू हो जाता है। तो ऐसे में हमारे पास फैनिंग कंडीशन बन जाती है। तो हमारे पास यहां पर अगला जो बनता है लॉफ्टिंग, लॉफ्टिंग सबसे बेस्ट होता है, लॉफ्टिंग सबसे बेस्ट होता है। और सबसे बेस्ट होता है इसका मतलब ये कि हमारे पास यहां पर हमारा जो इन्वर्जन बनता है वो सुपर एडियाबेटिक के ऊपर बनता है, इन्वर्जन, इन्वर्जन अबाव, सॉरी, सुपर एडियाबेटिक अबाव इन्वर्जन। और यहां पर बात करते हैं फ्यूमिगेटिंग की, तो फ्यूमिगेटिंग के केस में हमारे पास इसका उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट ऑफ द लॉफ्टिंग कंडीशन। और ऐसे में हमारे पास सबसे वर्स्ट बन जाता है हमारा फ्यूमिगेटिंग और बेस्ट बन जाता है हमारा लॉफ्टिंग कंडीशन। यहां बोला है ग्राउंड लेवल से ही कंटिन्यूस चलती चली जाए हमारी इन्वर्जन कंडीशन, उसमें कौन सा प्लूम बनेगा, कौन सा बनेगा आंसर, फैनिंग वुड बी दी करेक्ट आंसर। अगला क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स और पेयर्स ऑफ पोल्यूटेंट इज फॉर्म्ड ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, क्या है ये, प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ये रिलीज नहीं होगा, मतलब ये हमारे पास फॉर्म नहीं होता फोटोकेमिकल रिएक्शन के दौरान। बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया जो है, CO जो है, ये सब क्या है हमारे पास, हमारे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। तो हमारे पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओजोन और पैन ही एक अकेला ऑप्शन बनता है जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन से फॉर्म हो रहे होंगे। तो आंसर यहां पर क्या हो जाना चाहिए हमारे पास, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन को हम आज यहीं पर खत्म करते हैं और ऐसे ही सेशन में मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां पर हम डिस्कशन करेंगे फॉर द फर्दर टॉपिक्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।